स्टार्ट। यार देखो, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली लाइक बेस्ड कौन से कॉन्सेप्ट पे है? सर एंगुलर मैग्निफिकेशन पर। भाई वेरी गुड। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम सिर्फ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप की वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है टू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आप खुद पढ़ोगे। माइक्रोस्कोप में दो हैं भैया। तो आओ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझो फिर से कॉन्सेप्ट अपने एंगुलर मैग्निफिकेशन का। मैंने तुम्हें कहा था कि यार अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इमेज है, लेकिन वो दोनों सेम डिस्टेंस पे नहीं है, वो दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो आप ये कभी नहीं बता पाओगे कि किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था आपको कि अगर ये पेन मैं आपके पास रख रहा हूं और ये पीछे है ब्लैक वाला पेन, तो अभी आपके हिसाब से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? सर ब्लू वाला बड़ा है और पीछे वाला छोटा है। बिल्कुल। अभी ब्लू वाला हमारे लिए बड़ा है और वेरेस ब्लैक वाला छोटा है, क्योंकि हमें अभी लग यही रहा है। लेकिन जब मैं इन दोनों को सेम प्लेस पे रख देता हूं, तो देखो इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। तो हमें पता चला कि यार मैग्निफिकेशन बेसिकली कंपेयर कैसे करना है। तो डायग्राम फिर से रिपीट। मैंने कहा ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज। इमेज मैंने अभी लार्जर बनाई है इन कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर भी अगर मैं एंगल्स देखूं कि दोनों कितना एंगल्स बना रहे हैं ऑब्जर्वर की आईज पे, तो हमने देखा ये एंगल है हमारे ऑब्जेक्ट का, वेरएस ये वाला एंगल है हमारी इमेज का। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं बीटा हल्का सा छोटा है अल्फा से, तो इस केस में सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हमें यही लगेगा कि इमेज कैसी बनी है, इमेज डिमिनिश्ड बनी है। लेकिन अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे बहुत क्लियर है कि इमेज कैसी है हमारे पास, इनलार्ज्ड है। पहले एक बार चेक करो फटाफट ये चीज क्लियर है या नहीं। यस सर। चलो डन। एक मिनट प्लीज। तो मैंने कहा था यार इसको चेक करने का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को और इमेज को सेम जगह पे ही रखो। जब आप ऑब्जेक्ट को और इमेज को सेम जगह पे रखोगे, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि भैया किसका एंगल ज्यादा और किसका एंगल कम, तो वो हमें एक्चुअल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है अल्फा, इमेज का एंगल बन रहा है बीटा। तो अब इस केस में कौन सा एंगल बड़ा है, अल्फा या फिर बीटा? सब बीटा। इस केस में एंगल बीटा बड़ा है जो इमेज ने बनाया है। तो अब हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि हाँ भैया हमारी जो इमेज है वो इनलार्ज इमेज है। पहली चीज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था यार, हमें ये डिस्टेंस डिसाइड करना है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज को हम एक साथ रख रहे हैं। क्या ये कोई भी डिस्टेंस चलेगा या कोई एक फिक्स डिस्टेंस रखना चाहिए हमें? तो ये फिक्स डिस्टेंस के मैंने बारे में बताया था। क्या फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए ये? भाई भूल गए? सर हाँ हाँ। भाई कोई और भी बता सकता है? सारे शांत क्यों बैठे हो, एक ही बोल रहा है सिर्फ? नहीं यार चलो आ जाओ। तो यार मैंने बोला कि ये डिस्टेंस जिस ऑब्जेक्ट और इमेज को हम रखेंगे, हमारे पास ह्यूमन आई के लिए दो डिस्टेंस होते हैं, 10th क्लास में से ही पढ़ रहे होगे। एक होता है नियर पॉइंट, जिसको हम डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट भी कहते हैं, और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम कितने पास से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकते हो। तो मुझे बताओ मैक्सिमम वो जो नियर बाय डिस्टेंस है वो कितना है कि इस डिस्टेंस तक आप ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा पास लिया है, तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा कंफर्टेबली नहीं देख सकते, फिर आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो क्या है वो नियर पॉइंट की वैल्यू? नहीं याद तो भैया याद रखो, नियर पॉइंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड फॉर एन हेल्दी ह्यूमन आई इट इज जनरली 25 सेंटीमीटर, या कुछ बुक्स में गिवन है ये 20 सेंटीमीटर। तो याद रखना ये हमारा वो डिस्टेंस है जिसपे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि अगर मैं इस पेन को बहुत ज्यादा क्लोज लिया हूं, तो आपकी आईज पे प्रेशर पड़ेगा और पेन सा फील होने लगेगा। तो ये हमारा वो कंफर्टेबल डिस्टेंस है। सिमिलरली फार पॉइंट, मेरे को बताओ मैं कितनी दूर तक किसी एक ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख सकता हूँ? इन्फिनिटी। वेरी गुड। यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब याद रखना ये नहीं है कि आउटर स्पेस।
इधर इन्फिनिटी का मतलब है कि आपकी आईज के साइज के कंपैरिजन के हिसाब से, जैसे हमारी आईज में भी लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका कोई ना कोई फोकल लेंथ होगा, तो इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल मून, भाई मून और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ आवर आईज, तो हमारे लिए मून का डिस्टेंस क्या कंसीडर किया जाएगा, इन्फिनिटी कंसीडर किया जाएगा। क्या क्लियर हो गया ये वाली बात? यस सर। डन। तो यहां तक पहले छाप डालो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दिया था, इसको हम एम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है tan बीटा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, डिवाइडेड बाय tan अल्फा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन, व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। चलो, जो लिखा वो छाप डालो, फिर आगे बात करते हैं। सर लिख लिया। लिख सर लिया? हो गया। हो गया, चलो डन। हाँ वेदांत, बारिश तो बहुत तगड़ी हो रही है तुम्हारी साइड, पता चला। चलो भाई आ जाओ, तो स्टार्ट करो यार टॉपिक अपना, सिंपल माइक्रोस्कोप। याद रखो सिंपल माइक्रोस्कोप का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक समझ जाना, मतलब एक हम सिंगल लेंस की बात कर रहे हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? कॉनकेव नहीं, कन्वेक्स। देखा अविनाश, अभी वो पढ़नी है, देखा आप अपने रे डायग्राम्स नहीं पढ़े, इधर समझा देता हूं पहले सिंगल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करने से पहले। यार याद रखो कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मैंने कहा था कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसकी तरह सेम है, कॉनकेव मिरर की तरह सेम है। भैया मैंने आपको कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़ाए थे, मेरे को बताओ कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप की इमेजेस बना सकता है। सबसे पहले ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, और साथ के साथ ये किसकी तरह इमेज बना सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बना सकता है। रियल एंड इन्वर्टेड ये हर टाइप की इमेज बना सकता है, डिमिनिश्ड भी, सेम साइज भी, और इनलार्ज्ड भी, इनलार्ज्ड भी। वेरएस वर्चुअल एंड इरेक्ट इसके पास एक ही केस है, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। वेरएस अगर आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हो, तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स मिरर की तरह चलती है, मतलब ये एक ही टाइप की इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसमें भी एक ही टाइप, दैट इज डिमिनिश्ड। अब आप खुद सोच के बताओ माइक्रोस्कोप का काम क्या है, बड़ी चीज को छोटी दिखाना या छोटी चीज को बड़ी दिखाना? सर छोटी चीज को बड़ा दिखाना। छोटी चीज को बड़ा दिखाना। तो हमें बहुत क्लियर कट चीज बात है कि हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स। डन। दूसरी चीज, एक बार बताओ, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहे हो और आप कोई चीज पढ़ रहे हो उस मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मतलब आपने इमेज रियल एंड इन्वर्टेड प्रोड्यूस करी है या वर्चुअल एंड इरेक्ट प्रोड्यूस करी है? सर रियल एंड। अच्छा, एक चीज फिर से सोचो, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपको जो इमेज मिल रही है ना, वो आप किसी स्क्रीन पे कैप्चर कर रहे हो, लेकिन जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई लेटर्स पढ़ रहा हूं, तो उसकी इमेज मैं लेंस के थ्रू ही देख रहा हूं या किसी एक स्क्रीन पे देख रहा हूं? सर लेंस के थ्रू ही देख रहे हो। तो भैया वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। चीजें क्लियर हैं? यस सर। सर चलो डन। तो आ जाओ यार, सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम समझा रहा हूँ एक एक करके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप तो फिर भी इजी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा डिफिकल्ट सा है। भैया ये हमने एक लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
और ये हो गई हमारी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में एक पॉइंट कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, जो बेसिकली पोल की तरह काम करता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर को फिलहाल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई से क्यों? क्योंकि इस लेंस को हम एक नाम देंगे आई पीस। इसका नाम आई पीस क्यों देंगे? क्योंकि ये आंखों के पास होगा जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आई पीस। अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट आई पीस के काफी क्लोज रखा। जब हमने ऑब्जेक्ट आई पीस के काफी क्लोज रखा, तो ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ये फोकल लेंथ और आई पीस के बीच में हो जाएगी। अब आपने रे डायग्राम्स काफी लोगों ने नहीं पढ़ा, तो रे डायग्राम्स रिकॉल करा रहा हूं। जब भी आप ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और आई पीस मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, तो याद रखना इमेज बनेगी आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। क्या ये चीज समझ में आई है सबको यहां तक? यस सर। डन, बढ़िया। तो भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहीं पे बनेगी सेम साइड। तो ये मैंने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना दी है सेम साइड, हाईली इनलार्ज। पहले अब यहां तक चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो भैया। नो सर। चलो नो डन। सर। अरे हाँ नीरज, बड़े जोश में आ रहे हो आज। नीरज मैंने सुना तुम क्लास से बाहर हो गए थे यार। सर वो तो बड़े दिन पहले। यस सर। हाँ हाँ, क्या कर दिया तुमने ऐसा है? सर पत्नी मैडम ने बोला कि गलती से हो गए थे, बोला। अच्छा चलो भैया, ये इमेज हमें कहाँ बनानी है? जैसे मैंने बोला यार, इमेज हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने, नियर पॉइंट पे बने, ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट की इमेज को कंफर्टेबली देख सकूं। रिपीट कर रहा हूं, यहां तक समझ लो फिर से। लेंस लिया, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो इसकी इमेज मिलेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी और हाईली इनलार्ज मिलेगी। सिंस ये वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं ऊपर से। फिर मैंने क्या बोला आपको दूसरी चीज, ये इमेज हमारा हमेशा टारगेट क्या होगा कि फाइनल इमेज कहां मिलनी चाहिए? हमारा टारगेट यही होगा कि फाइनल इमेज या तो नियर पॉइंट पे मिले या तो फार अवे पॉइंट पे मिले। लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा रहेगा, नियर पॉइंट या फार पॉइंट? सर नियर। ज्यादा प्रेफरेबल नियर पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर आपकी इमेज नियर बनी है तो आप उसकी ज्यादा डिटेलिंग देख सकते हो। जैसे मेरे को मून की इमेज इन्फिनिटी पे मिल रही है, फार पॉइंट पे मिल रही है, तो मेरे को उसकी इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता चल पाएगी। तो प्रेफरेबल यही होता है कि हमेशा इमेज नियर पॉइंट पे मिले। भैया कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। अब क्या करो कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर भैया इमेज की जगह पे रख दो, ताकि हम कंपैरिजन क्रिएट कर सकें। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने इस इमेज के यहां पे रख दिया। अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो एक काम कर लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट को अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो भैया मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूं, अज्यूम कर लो ये व्हाइट कलर से, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने इसको उठा के यहां पे रख दिया है। सब लोग अब यहां तक भी वेरीफाई कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। बढ़िया। हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? तो मैंने बोला था हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस लेंस के बिल्कुल पास है, इसलिए इस लेंस को हमने आई पीस कहा था। अब भैया लाइंस को ज्वाइन करो और चेक करो कौन कितना कितना एंगल्स बना रहा है। तो ये मैंने ब्लू कलर की लाइन को ज्वाइन किया, ये एंगल को हम लिखेंगे अल्फा, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है। सिमिलरली ये एंगल रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, भैया ये एंगल मेरी इमेज ने बनाया है, दैट इज एंगल बीटा। अब रे डायग्राम आपको थोड़ा सा अपने आप करेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना कि ये जो लाइट रेस जाएगी, ये इस तरीके का एक कॉमन ट्रायंगल बनेगा। चलो यहां तक डायग्राम कंप्लीट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। सर ऑब्जेक्ट से जाएगी ये लाइन ऊपर को? हाँ, थोड़ा सा हमें डायग्राम को इस तरीके से सेट करना है कि ये जो लाइट रे है वो रेड वाली, वो ऑब्जेक्ट को टच करती हुई निकलेगी। तो चाहे तो आप यहाँ पे साइज इंक्रीज कर दो ऑब्जेक्ट का। तो सर आपने तो बोला था कि हमने ऑब्जेक्ट मूव कर दिया। रिपीट, आप पूरा कंफ्यूज, रिपीट 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 रिपीट। मैंने कहा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी कि हमारी जो इमेज है ना, ये इमेज की लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूं, इधर देखो इमेज, ये एक कॉमन ट्राइंगल बना रहा होगा। हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी ही ले लो। चेक करो अब चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर, सर अब आ गया समझ। डन।
अब ये जो लाइट रे है, मतलब ये एक्चुअल में कोई लाइट रे थोड़ी है रेड और ब्लू, ये तो बस एंगल सबटेंड करने के लिए हमने ये लाइट रे चेक करी है। तो ये एंगल हो गया अल्फा, और जो इमेज ने एंगल बनाया ये एंगल हो गया बीटा। यस सर। बिल्कुल सही। इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ट्राइंगल्स को, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इधर मैंने नाम दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, इधर ऑब्जेक्ट को जो मैंने शिफ्ट किया था वो लिखो ए डैश बी डैश, और इसको लिख लो सब ए बी डबल डैश। अब चलो लिखना शुरू करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे को बताओ अल्फा के लिए कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है? सर ओ सर ए बी डैश। वेरी गुड। अगर आप ढंग से नोटिस करो, मैं फिर से ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। हमारा अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल है, तो अगर ये वाला ट्राइंगल है तो ब्लू कलर के लिए आप देखो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है। तो भैया आपका परपेंडिकुलर आ रहा है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस। भैया बेस चेक करो, बेस की वैल्यू कितनी आ रही है? ए डैश ई। भैया वेरी गुड। सब लोग प्लीज यहां तक कंप्लीट करो, 1 मिनट दो मेरे को। अब सिमिलरली आप बताओ टैन बीटा। अब देखो टैन बीटा क्या है। टैन बीटा ये दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल कॉमन आ रहा है। एक तो देखो इस रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करना। एक तो टैन बीटा इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आ रहा है ऊपर से, फिर ये टैन बीटा इस वाले ट्राइंगल के लिए भी आ रहा है। तो आप हमेशा कौन सा ट्राइंगल लोगे? याद रखना आप ये छोटा वाला ट्राइंगल लोगे। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एक बेनिफिट है, ले तो आप बड़ा वाला भी सकते थे, लेकिन हम छोटा वाला ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा तो मेरे लिए ये डिस्टेंस आ जाएगा उसके अंदर। और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता तो कौन सा डिस्टेंस आता? तो फिर आपका ये डिस्टेंस डी आता, मतलब ए डैश ई। तो ए डैश ई तो ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं। क्या सबको भी ये पॉइंट समझ में आ गया या रिपीट करूं? यस सर। ये राधिका आ गया यस। समझ। अच्छा आ आ गया। गया समझ। डन। चित्रांश, अर्पणा, भाई अविनाश, नीरज, यस सर। सर रिपीट करना है, ठीक है। देखो रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। ये ब्लू कलर का ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया था ऑब्जेक्ट के लिए। आप भैया चेक करते रहना, मैं ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये अल्फा था, ये हमारा परपेंडिकुलर था ए डैश बी डैश, और ये हमारा डिस्टेंस था। तो मैंने लिखा टैन अल्फा, टैन अल्फा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश ई। ए डैश बी डैश है क्या एक्चुअल में? ये है क्या एक्चुअल में? ऑब्जेक्ट की हाइट है, डिवाइडेड बाय ए डैश ई एक्चुअल में है क्या? भैया इमेज डिस्टेंस, जहां पे हमने इमेज प्रोड्यूस कराई है, तो ये इमेज डिस्टेंस है। अब सिमिलरली जब हमारी बारी आएगी भैया उस रेड वाले टैन बीटा लेने की, तो अब चेक करते हैं टैन बीटा के केस में क्या करना है। तो ध्यान दो, ये है हमारा एक बड़ा वाला ट्राइंगल जो बीटा ने कवर किया था, और एक इसी के अंदर आ रहा है छोटा वाला ट्राइंगल। ये छोटा वाला ट्राइंगल आपको लिखनी थी टैन बीटा की वैल्यू। ध्यान दो, अब टैन बीटा, अगर आप बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हो इसमें, तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये बेस आएगा, और ये बेस क्या था? इमेज डिस्टेंस था। तो इमेज डिस्टेंस आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। दो बार इमेज डिस्टेंस कंसिडर करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करूं, तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये हमारा बेस बनेगा, और ये बेस बेसिकली है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो एक बार इमेज डिस्टेंस आ रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ना, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश क्या करेंगे? कौन सा वाला ट्राइंगल लेने की कोशिश करेंगे? छोटा वाला ट्राइंगल। छोटा वाला। डन। तो आप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। तो आओ अब यस इधर सर। लिखना शुरू करते हैं। तो टैन बीटा अगर मैं देखूं तो टैन बीटा हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज ए ई।
मैंने tan अल्फा की वैल्यू लिख दी, tan बीटा की वैल्यू लिख दी। अब मेरे को लिखना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है tan बीटा बाय tan अल्फा। चलो इन दोनों को डिवाइड करो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा सर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। चलो देखते हैं, गलत हो गया। ए बी बाय ए ई इज ए इक्वल डैश टू बी डैश अपॉन A ए डैश dash बी डैश। B dash, yes ये sir, आएगा। ये आएगा। आ जाओ अब आगे समझो भावनाओं को। ए बी और ए डैश बी दोनों ऑब्जेक्ट ही तो हैं। ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने पीछे रखा है, तो ये दोनों की तो वैल्यू जो हाइट है वो सेम होगी। ये कट गया। अब हमारे पास बचा एम अल्फा इज इक्वल टू ए डैश ई। तो मैंने अभी तुम्हें बताया ए डैश ई क्या है, इमेज डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय ए ई। ए ई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ये दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या लगाओगे, नेगेटिव Sir, नेगेटिव। negative sign. दोनों का नेगेटिव साइन कट गया। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा, इमेज डिस्टेंस की जगह लिखोगे डी और इस यू की जगह आप लिख दो यूई। यूई क्यों लिखा मैंने, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए बात कर रहा हूं, आई पीस के लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे ना तो दो लेंस होंगे, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो आई पीस के पास रखा है, तो इसको आप लिखोगे यूई। अब इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हम रे ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे थे हम सब में साइन कन्वेंशन यूज कर रहे थे। कोशिश करना इस वाले में साइन कन्वेंशन यूज मत करना। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो गलत नहीं आएगा आंसर, लेकिन ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज करके ही डिराइव किया है। क्योंकि मुझे पता था डी की वैल्यू लेफ्ट साइड आएगी तो नेगेटिव, यू ई की वैल्यू भी लेफ्ट साइड नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके ये फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे को मैग्निफिकेशन दो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिख लो यहां तक। अभी ये एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, एक फॉर्मूला और करना है। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मैं आपको बोलूं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Sir, हो गया। भाई बाकी होगा भी एक बार और होने देते हैं। भाई जल्दी जैसे सबका हो जाए बताते जाना। ये सर हो गए सर। Sir, हो गया। चलो डन, आ जाओ। अब क्या करो कि यार लगा दो अपना लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मैग्निफिकेशन के 4 फॉर्मूले पहले भी एक बार करे थे, वैसे ही लेंस फॉर्मूला यूज करके हम इस मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो हम लिखेंगे भैया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। पूरी इक्वेशन को जिससे आपका मन करे उससे डिवाइड कर दो या कर दो। आपके पास, मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रहा हूं, आपके पास मैग्निफिकेशन का एक फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 1 + d/f। और ये फोकल लेंथ किसका है, आई पीस का है। याद दिला देता हूं, जब हमने लेंस पढ़ा था सिर्फ, याद है मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखवाया था f+v/f, मतलब 1 Yes + sir. v/f। तो ये भी वही फॉर्मूला आ रहा है, 1 + v। इधर v क्या है, डिस्टिंक्ट डिवीजन, और इधर f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसलिए मैंने डेरिवेशन फिर से करके नहीं दिखाई है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ चाहिए। चलो कंप्लीट करो। Yes sir, हो गया। हो गया, चलो। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ आराम से, इसी स्लाइड पे हूँ अभी। एफ ई, वेदांत एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कौन से लेंस का, जो आइस के पास था, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सिमिलरली यूई क्या है, यूई मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फ्रॉम आई पीस। और डी क्या है वो आपको पता ही है, अब नियर पॉइंट। चलो तो यार ये चीज कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं इसी में नेक्स्ट केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट। जैसे अभी तक तो मैंने क्या बोला कि यार हमेशा कोशिश यही करनी है कि या तो इमेज नियर पॉइंट पे बने या तो फार पॉइंट पे बने। प्रेफरेबल नियर पॉइंट है, लेकिन फार पॉइंट के लिए भी पढ़ना है। फार पॉइंट का मतलब है कि इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पे। और ये कितने लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट किधर प्लेस्ड होना चाहिए? तो फोकस पे। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट फोकस। तो इस केस में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। इधर आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था डी बाई यू ई, तो इधर बस आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करना है। तो इधर हो जाएगा डी बाई यू ई, और डी बाई यू ई की जगह मैं क्या लिख दूंगा? डी डी बाई एफ, बाय एफ ई। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस करना है। अब क्या करो, इस वाले मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को जरा लास्ट वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो। मतलब इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को कंपेयर करो। जब आप दोनों कंपेयर करोगे फॉर्मूलेस को, तो आपको दिख रहा है क्या डिफरेंस आ रहा है। इधर वन ऐड हो रहा था, इधर वन बस ऐड नहीं हो रहा। तो यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि यार जब इमेज फार पॉइंट पे बनाएंगे तो मैग्निफिकेशन विल रिड्यूस बाय वन स्टेप, विल रिड्यूस बाय वन स्टेप या वन फैक्टर। मतलब जैसे इधर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 5 आती, तो इधर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी? बस 4। 4। वो एक स्टेप या एक फैक्टर से बस रिड्यूस हो जाएगा। अभिमन्यु, डिंपल, चेक करके बताओ। यस सर। डन। भैया आईफोन 12 मैक्स प्रो, ओहो, मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो तुम बहुत अमीर आदमी हो हम सबके बीच में? सर हो गया। हो गया। शुभम भैया, तुम तो ऑलमोस्ट पहली बार ही दिख रहे हो क्लास में। सर मेरा भी नंबर ऐड हुआ। अच्छा ठीक है। सर आज ये पहली क्लास से आपकी। अरे बढ़िया यार, फिर कुछ समझ में आ रहा है भाई? सर या आ सब रहा है कुछ हवा थोड़ा से ऊपर जा रहा है? सर जा रहा थोड़ा है। थोड़ा आ रहा है, जो 10th का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आ रहा है। बिल्कुल यार, क्योंकि लास्ट टॉपिक ही चल रहा है पूरे चैप्टर का, तो हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो मेरे को लग रहा है पूरा ऊपर से ही जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करें नेक्स्ट पे। यस सर। अच्छा, अबे ओ चित्रांश, क्या कह रहे हो? और सबको भेज दिया तुमने मैसेज। चलो इधर देखो, आ जाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। भैया याद रखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। इसमें हम दो लेंस यूज कर रहे हैं ताकि मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? बस यार यही डिफरेंस है कि हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, ये मैग्निफिकेशन बेसिकली 10 टाइम्स के फैक्टर में देगा। मैग्निफिकेशन 10 आ जाएगी, कुछ इतनी आ जाएगी। तो इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन से हमारा काम चल नहीं रहा है। तो अगर मेरे को मैग्निफिकेशन चाहिए 100 के फैक्टर्स में, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। वेदांत, ये बोर्ड्स का ही टॉपिक चल रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों बोर्ड्स के ही हैं। चलो आओ भैया, देखो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम समझाऊंगा, चेक करते रहना। आई रिपीट, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमारा लेंस 1, इस लेंस 1 को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि जिसको हमें जूम आउट करके देखना है ये ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होगा, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव। भाई सबने स्कूल लैब के अंदर माइक्रोस्कोप तो देखा होगा। यस सर। माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक आंखों के पास होता है और एक ऑब्जेक्ट के पास होता है। यस सर। तो याद रखना, जो ऑब्जेक्ट के पास है ये वो ऑब्जेक्टिव है। फिर यहां पे दूसरा लेंस रखेंगे जो आईज के पास होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आई पीस। चलो इधर आ जाओ, देखते हैं। यार मैंने क्या किया, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है ना यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट अब हम कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को रखें बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब रे डायग्राम्स आपको याद नहीं है इसलिए याद दिला रहा हूं, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट को आपको पता है हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश कर देंगे, क्योंकि रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट, यहां लिख रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो याद दिलाओ जिसने रे डायग्राम पढ़े हैं, इमेज कहां मिलेगी हमें, याद नहीं है, इमेज मिलेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनलार्ज मिलेगी। यस सर। फिर रिपीट कर देता हूं, पता नहीं आप रिस्पॉन्स डल हो गया बिल्कुल एकदम से। मैंने कहा अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं तो इमेज हमें मिलेगी बियॉन्ड 2f इनलार्ज, और ये इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो यही चीज यहां पे करनी है कि इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगी, इनलार्ज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। तो ये मैंने मार्क कर दिया कि भैया ये इमेज है। तो इसको अब नाम देना था, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, तो इसको नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। सब लोग पहले आराम से यहां तक चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो भैया पूछो। मैंने 2f0 क्यों लिखा है, 2f0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये फोकस लेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का है। कोई बात नहीं राधिका मैडम्स, कोई डाउट हो तो वैसे पूछ लेना टाइप करके। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, अब हम दूसरा लेंस लेंगे अपना आई पीस, और आई पीस को कुछ इस हिसाब से लेंगे, ये हमारा लेंस 2 जिसको हमने नाम दिया आई पीस। इस आई पीस को हम कुछ इस हिसाब से लेंगे कि जो ये इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव की, ये दूसरे वाले लेंस के लिए किस तरीके से एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट का एक्ट करेगी। तो ये जो इमेज बननी चाहिए ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में मिलनी चाहिए। अगर ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिल रही है, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पे मिल गया हमें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज कैसी मिलती है, सर इरेक्ट एंड वर्चुअल। भैया फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें मिलेगी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइड, हाईली इनलार्ज्ड। प्लीज एक बार सब लोग चेक करो सबको ये चीज समझ में आई है या बिल्कुल बेसिक से पहले फिर से समझाना है मेरे को। भाई किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, जल्दी बताओ। सर आगे समझ। राधिका मैडम ये तो सिर्फ आपने कहा ना, सिमरन मैडम आपने, बाकी सर आ गया, सर हो गया हो गया हो हो गया। गया, चलो डन। तो भैया फिर ऐसा रिस्पॉन्स मत दो कि मैं इधर जाऊं। तो अब इसकी इमेज हमें मिलेगी सेम साइड, हाईली इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जहां तुम्हारा मन करे सेम साइड ड्रॉ करनी है, मतलब लेफ्ट साइड होनी चाहिए, जहां आपका मन करे वहां इमेज को ड्रॉ कर दो। तो डायग्राम थोड़ा सिंपल, सुंदर और टिकाऊ बने, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, मैं इमेज को बिल्कुल लास्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल लास्ट में। तो भैया याद रखना ये हमारी फाइनल इमेज मिल रही है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और सेम साइड है। ये हमने फाइनल इमेज बना दी। फाइनल इमेज हमेशा कितने डिस्टेंस पे बनाने की कोशिश करते हैं हम, फाइनल इमेज हम हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं या तो नियर पॉइंट पे या डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। तो पहले मैं लूंगा इसको डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। भैया मार्क कर रहा हूं, सारे डिस्टेंस चेक करते रहना। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको यू नॉट लिखूंगा। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, सर यूई के लिए। यूई मतलब आई पीस के लिए। ये वाला डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए, सर यू नॉट के लिए। यू नॉट के लिए, तो इसको लिखोगे वी नॉट। और ये डी क्या है, ये डी इमेज डिस्टेंस है आई पीस के लिए, और इसको हम नियर पॉइंट पे फॉर्म करेंगे। चलो भैया यहां तक जितना जितना मैंने लिखा है डायग्राम बनाते जाओ, चलो। यस सर। अब नेक्स्ट काम क्या रह गया भैया, हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर
रखो अपने इमेज की जगह पे। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने रखा इमेज की जगह पे, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए बी है, तो हम याद रखना ए बी को शिफ्ट करा रहे हैं। आई रिपीट, हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो ए बी है, तो हम ए बी को शिफ्ट करा रहे हैं। तो इसलिए भैया यहां पे लिख देता हूं कि ये हो गया हमारे पास ए डबल डैश, ये हो गया हमारे पास बी डबल डैश, और ये हो गया हमारे पास बी ट्रिपल डैश। यहां तक भी लिख डालो। अब नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करूंगा, नहीं तो पूरी खिचड़ी यहीं बन जाएगी। यस हो गया। डन। तो आ जाओ भैया डायग्राम पे। डायग्राम का सिर्फ मेन मेन कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहा हूं जो हमारे काम का है। ये है फाइनल लेंस जो मैंने ड्रॉ किया था आई पीस। ये पॉइंट ई, ये पॉइंट हमने जो इमेज बनाई, ये इमेज, इमेज की लाइन मैंने हमेशा रेड कलर से ड्रॉ कर रहा था। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रहा था कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, मैंने बोला था कि भैया इसको ले लेना व्हाइट या ब्लू लाइन से, तो ये मैंने इससे कर दिया। ब्लू ने जो एंगल बनाया, इस एंगल को क्या लेना है? सर अल्फा। अल्फा। जो इमेज एंगल बना रही है उसको क्या लेना है? सर बीटा। लेकिन मैंने कहा था इमेज की जो लाइन होगी अपने डायग्राम को कुछ इस हिसाब से सेट कर लेना कि भैया बीच में ये ऑब्जेक्ट को फंसाएगी कहीं ना कहीं। और ये ऑब्जेक्ट हमने कितना लिया था, अगर आप डायग्राम देखो पीछे, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डैश बी डैश। यहाँ पे ये हो गया था ए डैश, कितना हो गया था, ये कितना लिखा है मैंने? ए डबल डैश बी डबल ए डैश। डबल डैश बी डबल डैश और ये बी ट्रिपल डैश। चलो अब भैया आप अपने आप बताओगे मेरे को वैल्यू tan अल्फा की। चलो भैया बताओ tan अल्फा कितना लिखूं? सर ए डबल डैश ई। देखते हैं भैया, मेरे को तो आज मजा नहीं आ रहा। ए tan अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया अल्फा के लिए, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या हो गया? ए डबल डैश से लेके ई तक, ए डबल डैश से लेके ई तक, ध्यान दे जाओ इक्वेशन 1। सिमिलरली अब लिखूंगा tan बीटा। मैंने कहा था हमेशा tan बीटा के लिए छोटा वाला ट्राइंगल ही लेना, तो tan बीटा के लिए क्या लिखूंगा मैं? परपेंडिकुलर होगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हमारा वो क्या होगा? बेस, बेस होगा ए डैश ई, इक्वेशन 2। तो m अल्फा हो जाएगा tan बीटा बाय tan अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश बाय ए डैश ई इंटू ए डबल डैश ई डिवाइडेड बाय ए डबल डैश बी डबल डैश। यहां तक लिख लो, चेक कर लो, कोई डाउट ना हो फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है प्रिया एक बार चेक करो। सर हो और गया। हो गया। चित्रांश एक बार चेक करो तुम भी। हो गए सर। हो गया, चलो डन। अब यार पीछे वाली स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, याद रखना पीछे वाली स्लाइड पे। क्यों? क्योंकि सारे डिस्टेंस मैंने इधर ही लिखे हैं, इसलिए भाई m अल्फा ये आया था a डैश b डैश, तो भैया a डैश b डैश है क्या? a डैश b डैश है क्या? a डैश b डैश हाइट ऑफ द इमेज है, लेकिन किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, डिवाइडेड बाय a डैश e। चेक करो अब a डैश e क्या है? a डैश e हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए? आई पीस के लिए। उसके बाद a डबल डैश e, तो चेक करो फिर से a डबल डैश ई क्या है? a डबल डैश ई मेरा इमेज डिस्टेंस है आई पीस के लिए, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ए डबल डैश बी डबल डैश। तो चेक करो ए डबल डैश बी डबल डैश क्या था? ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मेरे पास आया हाइट ऑफ द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव इनटू
इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो यार एच आई बाई एच ओ किस चीज का फॉर्मूला होता है? अबे हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस चीज का फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। लेकिन ये मैग्निफिकेशन किसकी है? ऑब्जेक्टिव की। इनटू वीई इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी किसका फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन का। लेकिन ये मैग्निफिकेशन किसकी आ रही है? आईपीस की आ रही है। भैया यहां तक कंप्लीट कर लो और याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है आपका कि टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस। कि जब भी मेरे को टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा, आईपीस का मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और फिर फाइनल आंसर लिख दूंगा। चलो सबका यहां तक भी कंप्लीट हो गया, तो आ जाओ फिर से। हो गया था ना? यस सर। चलो गुड डिंपल। एम ओ ई बाय एम ई, सॉरी एम ओ इंटू एम ई। एम ओ था मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, या तो हाइट के टर्म्स में लिख दो या डिस्टेंसेस के टर्म में लिख दो। तो अब हम इस फॉर्मूले को डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो यार एक बात देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आई पीस था। आई पीस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन के आई पीस का फॉर्मूला तो 1 वन प्लस डी प्लस बाई डी। एफ ई। तो भैया यहाँ पे बस वही चीज रिप्लेस कर दो, 1 प्लस डी बाय एफ ई। चेक करो इसमें भी कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। तो यही फाइनल फॉर्मूला है जो हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो हम इसे फार वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। जब क्वेश्चन बोलेगा वैसे क्वेश्चन हमेशा नियर पॉइंट के लिए ही बोलेगा। अब इसमें नेक्स्ट केस जो आप कह रहे हो कि सर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट, तो हमें पता है कि फार पॉइंट में मैग्निफिकेशन कितना रिड्यूस हो जाता है? सर वन। तो बस इसमें 1 रिड्यूस करा दो। तो इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना मिल जाएगा? वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। यस हो गया। हो गया। लास्ट चीज, लेंथ ऑफ द ट्यूब। यार हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है लैब में, नीचे ऑब्जेक्टिव इधर आईपीस, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। मतलब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का, ये हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब कहलाएगा। तो अगर आप देखो वी नॉट और यू ई, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? लेंथ ऑफ द ट्यूब की। तो यहाँ पे वही लिखना कि वी नॉट प्लस यू ई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को लेंथ ऑफ द ट्यूब मिल जाएगा। मैंने मॉड क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि ऑब्जेक्ट यू ई नेगेटिव होता है, लेकिन इधर नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि इधर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो इधर ऐड करना है। चलो यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो। आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है, माइक्रोस्कोप पूरा खत्म हो गया है। आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं और क्लैरिटी मिलेगी कब कैसे यूज करना है। यस सर हो गया। चलो डन। चलो तो भाई लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। भैया सिंपल क्वेश्चन क्या है कि हमें आईपीस, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया, उसके आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर। एक मिनट प्लीज रुकना। वेदांत चैप्टर बस एक क्लास का और बचा है। लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये भाई सैमसंग गैलेक्सी, ये तुमको कैसे पता भाई, और क्या मतलब? चलो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट, और हमें नियर पॉइंट की वैल्यू गिवन है। क्या है नियर पॉइंट की वैल्यू? दैट इज 25 सेंटीमीटर। भैया क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ गिवन है आई पीस का 5 सेंटीमीटर
एंड 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैग्नीफाइंग पावर मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके दो। कब? जब हमारी इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे। चेक कर लो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। चलो करो ट्राई फिर से। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम समझाएंगे। वैसे तो बहुत इजी है, सब कुछ ऑलमोस्ट गिवन है। बिल्कुल वेदांत। यार एक करेक्शन कर लो, इसको ऐसा कर लो, इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट कर लो, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वी फॉर्म्ड एट फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पे। भाई किसी का माइक अनम्यूट पे है, मानसी आपका। चलो भाई साथ में सॉल्व करते हैं। मेरे को बताओ, अगर इमेज फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बन रही है तो हमने ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा? सर फोकस पे। फोकस पे। तो यूई की वैल्यू गिवन है कि यूई हमारा फोकस पे रखा होगा। भैया चेक कर लो, रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा जब फाइनल इमेज मेरे को इन्फिनिटी पे चाहिए तो मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो फोकस पे प्लेस्ड होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आई पीस के लिए है, क्योंकि फाइनल इमेज आई पीस ने बनाई है, तो ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ। और हमें फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन निहायत ही सिंपल कि भैया लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखवाया। क्या फॉर्मूला था लेंथ ऑफ द ट्यूब का? वी नॉट प्लस यूई। आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है, आपको यूई की वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ने भैया किधर बनाई है इमेज? तो वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहां तक स्टेप्स चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो पहले। नो सर। डन। ये हमने सॉल्व किया है आई पीस के लिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अगर आप देखो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या क्या पता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इमेज डिस्टेंस मिल गया, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फोकल लेंथ मिल गया। तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करके क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ। चलो यूज लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। वेदांत ये तो बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो तो आई विल हेल्प यू आउट। शेड्यूल पैक हो गया काफी ज्यादा।
हम्म डी की वैल्यू चित्रांश क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने रब कर दिया, लिखी हुई थी डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सर तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, m इज इक्वल टू v नॉट ओवर u नॉट, वो वाला। अभी एक मिनट पीछे फॉर्मूला चेक करो। ये देखो, मैंने कहा जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। तो वी नॉट आपको मिल गया, यू नॉट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं, एफ ई क्वेश्चन में गिवन है, और बस हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डी की। तो सारा आंसर आ गया हमारा। तो भाई किसी ने बताया नहीं अभी तक ये कितना आ रहा है यू नॉट। यू नॉट अगर आप कैलकुलेट करोगे, चेक करना, बताना मेरे को, क्या 15/14 आ रहा है? यस सर। डन। एक बार फिर भी वेरीफाई सर कर पर ये लेना। तो फ्रैक्शन। तो क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन में आने दो, फ्रैक्शन में ही सब्स्टिट्यूट करना, डेसिमल लगाओ मत इसमें। तो यार आपको यू नॉट मिल गया, वी नॉट मिल गया, जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया है। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो वी नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 15, डिवाइडेड बाई यू नॉट की वैल्यू 15/14। तो देखो अब ये फ्रैक्शन में अपने आप हेल्प आउट हो गया। डी की वैल्यू 25 और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो हमारा 5 था। तो 15 15 कैंसल, 5 25 कैंसल आउट। तो हमारे पास बचेगा 14 इंटू 5, और 14 इंटू 5 कितना होगा, 70। 7। तो हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आ गया 70। सर एक आप प्रीवियस स्लाइड निकालेंगे? बिल्कुल, चेक करो भैया अच्छे से, ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मेहनत वाला नहीं था ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलो डन। लास्ट क्वेश्चन। डिंपल आपका कंप्लीट हुआ? यस सर। चलो डन। आ जाओ भैया फिर लास्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड करना सर। ठीक है सिमरन, ये लो, इसे भी पीछे वाली। नो सर यही। ठीक है। सर कर लिया। चलो डन। तो यार ये देखना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से स्टेप्स शायद से ज्यादा हो जाए। हमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है और आईपीस का फोकल लेंथ गिवन है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्टिव से, और ये हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक तो एंगुलर मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो इफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो मिल रही है वो नियर पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और सेकेंड पार्ट, भैया ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, सोच लो अपने आप क्या करना है।
चलो भाई आओ चेक करते हैं सोल्यूशन वाला पार्ट। क्या करना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेट करना। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यू नॉट पता है, इसको नेगेटिव में लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस होगा। फोकल लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर, तो लेंस फॉर्मूला यूज करो और मेरे को बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर वी नॉट। पहले वी नॉट कैलकुलेट करके दे दो मुझे। चलो फिर यही सेम चीज आप कैलकुलेट करना आई पीस के लिए। आई पीस के लिए देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। मुझे इमेज डिस्टेंस गिवन है, इमेज सेम साइड पे बन रही है, तो इसलिए अब ये आप डिस्टेंस -25 लोगे। इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो आप फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करो और इसमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे, इसमें आप यू ई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे। वेदांत ये आप वैल्यू बता रहे हो वी नॉट की, है ना? यस सर। नहीं वेदांत सही नहीं आ रहा। राधिका आपका सही है आंसर। वेदांत आओ कैलकुलेशन शो करता हूं। यार इधर था 1/v0 माइनस 1/u0। यू नॉट की वैल्यू कितनी है, -6, तो ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना गिवन था 4, तो 1/v0 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम 12 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/12। तो v0 की वैल्यू देखो +12 आ रही है। मेरे ख्याल से ऊपर आपने बीच में प्लस साइन लगा दिया है। अंजना गुड, आपका आंसर भी सही है। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालेंगे। हाँ, तो v0 की वैल्यू आ गई +12 सेंटीमीटर। सिमिलरली यार आई पीस के लिए भी अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब गलती मत करना, चेक करो आई पीस के लिए यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है। अच्छा वेदांत आपने एफ ई ले लिया था उसमें गलती से, नहीं देखो ना, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूँ, एफ ओ एफ ई सही से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, नहीं तो इसमें गलती हो जाएगी। यूई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही हो तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, डेसिमल में मत कन्वर्ट करना। सर -50/7 आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है भैया, सब लोग भी चेक कर लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 50/7 नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव में आना भी चाहिए था। बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, अब दोनों पार्ट का आंसर आ जाएगा। जिसका ये कंप्लीट हो जाए, देखो मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। पहले सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला होता है v0 + uv विदाउट टेकिंग द साइंस। v0 की वैल्यू कितनी है +12, तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस ue की वैल्यू 50/7। तो भैया इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आए वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द ट्यूब। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v0/u0 इंटू 1 + d/fe। साइन कोई यूज नहीं करने हैं। v0 की वैल्यू 12, u0 की वैल्यू 50/7 इंटू 1 + d की वैल्यू 25 क्वेश्चन में गिवन थी, fe की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगी मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम अल्फा की वैल्यू। तो सर हम लेंथ ऑफ रोड पॉइंट्स में ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर पॉइंट्स में आ रही है लेंथ ऑफ द रोड। हाँ आने दो, लेंथ ऑफ द ट्यूब पॉइंट्स में आ रही है तो आने दो, लेकिन तो मैं बोल सर रहा हम हूँ इसको फ्रैक्शन मतलब में छोड़ सकते कौन में। हो, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। तो जैसे ये कितना आ जाएगा, 12 × 7 84, 84 + 50, तो 1
134/7। 7 बिल्कुल सही। बस छोड़ दो। टाइम मिले तो भैया डेसिमल में कन्वर्ट करना, नहीं तो यहीं तक छोड़ देना। सिमिलरली आप लोग अब कैलकुलेट करोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, चेक करना ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू मेरे को गिवन है, सब लोग वेरीफाई करेंगे भैया ये आ रही है सिर्फ 7। किसी के लिए कैलकुलेशन शो करनी है? ठीक है, कैसे? भैया किसका माइक अनम्यूट पे है और कुसर कुसर कर रहा है? राधिका आपका ही। चलो इधर, यार देखो ना, इधर आया हमारे पास 12 इंटू 7/50। ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करूंगा तो 10 + 25 35 35/10। भैया सॉल्व करो, 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 10, ये आ गया 7। तो हमारे पास, हाँ यार एंगुलर मैग्निफिकेशन तो नहीं जा रहा सही। 7 7 कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? V0/U0 इंटू 1 + D/FE। और हमारे पास मैंने किसी एक की वैल्यू गलत रखी है। यस, मैंने एक U0 की वैल्यू गलत रख दी है, मैंने गलती से UE की वैल्यू रख दी है वो, इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा। वेदांत गुड। V0 की वैल्यू तो 12 थी, U0 की वैल्यू 6 थी। भैया सब लोग चेक कर लो, U0 की वैल्यू 6 थी। अब सॉल्व कर लो, अब आ जाएगा, ये हो गया 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 35/10, आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 7। कोई दिक्कत? नो सर। चलो डन। तो भैया आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस मुश्किल से 15-20 मिनट का ही चैप्टर बचा है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है वेदांत, खुश हो जाओ। सर फिर शायरी सुना दो।